हमारा जो स्वराज्य है, आप शैडोज ऑफ स्वराज्य बोल रहे हो, तो स्वराज्य जो है वो इतनी आसानी से मिला हुआ नहीं है। तो दुनिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर, भारत के बॉर्डर तक इस्लाम 50 साल में तक पहुंच गया था, लेकिन सिंध से आगे दिल्ली तक उसको पहुंचने में 300 साल लग गए। दुनिया के हिस्ट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा बने जो पहली बार उन्होंने कॉन्कर बैक। संताजी घोरपड़े ने डायरेक्ट हमला किया औरंगजेब पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदिका मरसकुल्ले, आपकी होस्ट, और स्वागत करती हूं आपका शैडोज ऑफ स्वराज्य पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम बात करने जा रहे हैं मराठा एम्पायर के उन अनसंग वॉरियर्स की जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस स्वराज्य के लिए, लेकिन उनके नाम हिस्ट्री में बहुत कम पाए जाते हैं। मराठा एम्पायर सिर्फ शिवाजी महाराज या पेशवास तक सीमित नहीं है, वो उन कमांडर्स, वॉरियर्स और अनसंग वॉरियर्स से जुड़ी हुई हैं जिन्होंने इस स्वराज्य को स्थापित किया। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड से, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर एक इम्पैक्टफुल चैप्टर लिख दिया और जिनसे मुगल एम्पायर भी घबराते थे और खुद औरंगजेब तक उनसे बहुत डरते थे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं संताजी घोरपड़े के बारे में। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बहुत खास मेहमान श्री नचिकेत शिरे सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर एक नंबर 1 अवार्ड विनिंग मराठी पॉडकास्टर है और मराठी ऑथर भी है। सो दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रुस्तम राइस, मिलो चलो स्टूडियो एंड समृद्धि ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जब संताजी घोरपड़े सेनापति बने तब महाराष्ट्र में परिस्थिति क्या थी? यस वेदिका, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि उस वक्त की परिस्थिति क्या थी, क्योंकि हम लोग जब इतिहास के बारे में बात करते हैं तो आज हम 350-400 साल बाद इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट क्या था ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इतिहास को अगर देखेंगे तो हम उसको सही से नहीं समझ पाएंगे। तो उस वक्त की क्या परिस्थिति थी ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए, राइट। सो हम लोग जानते हैं हमारे देश में 15 अगस्त की छुट्टी होती है जी, राइट। क्या होता है 15 अगस्त को? इंडिपेंडेंस डे होता है। क्यों इंडिपेंडेंस डे, यानी क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमें फ्रीडम मिला था। किससे मिला था? अंग्रेजों से फ्रीडम मिला था, राइट। हम लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन 150 साल की गुलामी से हम लोग आज़ाद हुए थे जी। बट हमारे देश में इससे पहले भी हम लोग गुलाम बने थे एक बार जी। वो गुलामी थी परकियों आक्रामकों की ही, लेकिन वो दूसरे आक्रामक थे, ब्रिटिश लोग नहीं थे, वो मुगल्स और बाकी इस्लामिक आक्रमण हुए थे। उस वक्त भी हम लोग गुलाम बने थे। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। यस, तो मैं आपको और थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। इस्लाम का जन्म जो है हमको सबको पता है कि सऊदी अरब में हुआ। मोहम्मद पैगंबर जी ने उसकी स्थापना की और उन्होंने उसकी शुरुआत की। उनके मृत्यु के बाद में जो पहले खलीफ थे, जो खलीफा जिसको बोलते हैं, उनके हाथ में इस्लाम की जो सत्ता है वो आ गई और उन्होंने फिर उसका प्रचार एक अलग तरीके से शुरुआत की। जैसे बुद्धिज़्म का प्रसार हुआ, बुद्धिज़्म का प्रसार जो हुआ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हुआ कि बुद्धिज़्म के जो प्रिंसिपल्स है उसको लोगों तक पहुंचा के उसका प्रचार प्रसार हुआ चीन में, जापान में, इन सब जगह पे। लेकिन इस्लाम का जब प्रचार प्रसार इन्होंने चालू किया तो वो तलवार की धार पे शुरू किया और ये 7th सेंचुरी से उसका जो स्टार्टिंग हुआ, विद इन 50 ईयर्स, फर्स्ट 50 ईयर्स मोहम्मद पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद में 50 साल में सऊदी अरब से निकला हुआ इस्लाम उस वक्त, यानी आज के जो इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया जहाँ पे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो सब पूरा एरिया है, उस तरफ इजिप्ट है, नॉर्थ अफ्रीका है, ये सारा का सारा इतना बड़ा प्रदेश जो है 50 साल के अंदर पूरा का पूरा इस्लामाइज्ड हो गया। और इन सब जगह पे अपनी अपनी इंडिजिनियस कल्चर्स थे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ईरानियन, पर्शियन कल्चर एक बहुत ही प्राचीन कल्चर था, या फिर बेबीलोनियन कल्चर था, या सुमेरियन कल्चर था। तो सुमेरियन जो कल्चर था वहाँ पे तो ऐसा बोला जाता है कि लिखने की शुरुआत वहाँ से हुई। तो ये सब जगह पे ना कोई इंडिजिनियस अपना एक कल्चर था। जैसे इजिप्ट में हम लोग देखते हैं, तो इन सारी जगह पे जो इंडिजिनियस इनकी जो कल्चर्स थे वो पूरी की पूरी तरह नष्ट हो गए। सो उनकी पॉपुलेशन आइदर पूरी तरह कन्वर्ट हो गई
या तो फिर उनको मार डाला गया। कहीं पे भी कोई भी आज हम लोग जो प्राचीन इजिप्शियन कल्चर के लोग आज हम लोग किसी को नहीं जानते हैं, है नहीं कोई। पर्शिया में भी वही हालत है, बेबीलोनिया में भी वही हालत है। पर्शिया में जो जोरेस्ट्रियन लोग थे, पारसीज जो थे, वो इंडिया आ गए तो इसलिए बचे हुए हैं। वो भी बहुत कम संख्या में अभी बचे हैं, बट बचे हुए हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे एरिया में कोई भी इंडिजिनियस कल्चर बचा नहीं, राइट। ये हालत हुई इस्लाम के प्रचार की वजह से। और ये इस्लाम का जो आक्रमण था वो भारत के गेट्स तक भी आ गया था। और बट हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थे उस वक्त के, सिंध है या अफगानिस्तान है, इन लोगों ने काफ़ी सालों तक उसको फाइट बैक किया। भारत के बॉर्डर तक इस्लाम 50 साल में तक पहुंच गया था, लेकिन सिंध से आगे दिल्ली तक उसको पहुंचने में 300 साल लग गए। तो इमेजिन कीजिए कि पूरा हाफ ऑफ द वर्ल्ड, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कन्वर्ट हो गया 50 साल में, और खाली सिंध से लेके दिल्ली तक पहुंचने में उनको 300 साल लग गए। 300 साल के बाद में भी दिल्ली तक जो पहली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत जिसको बोलते हैं, 300 ईयर्स उनको वहां तक पहुंचने मिले। वहां से नीचे आने तक भी 300 साल लग गए। सो 12वीं सदी में जो है दिल्ली सल्तनत बनी, और अलादीन खिलजी नीचे जब तक आया उसको 200-250 साल लग गए। उसके बाद में ये मैं इतिहास इसके लिए बता रहा हूँ आपको कि ये जो सारा पीरियड हम लोग देख रहे हैं 7th सेंचुरी से लेके तो 14th सेंचुरी तक, ये इतिहास ऐसा है कि जहाँ पे इस्लामाइजेशन ही हुआ है। जो कुछ हिंदू स्टेट्स या इंडिजिनियस स्टेट बचे हुए थे जहाँ पे इस्लाम कॉन्कर नहीं कर सकता, जैसे नेपाल में नहीं कर सका या आसाम में नहीं कर सका, वो बचे हुए थे। नॉर्थ ईस्ट में इस्लाम नहीं गया या फिर मुगल्स नहीं गए, तो वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जो ऑलरेडी जहाँ पे कॉन्कर कर लिया है, ऐसा कोई भी स्टेट फाइट बैक नहीं कर सकता था। तो दुनिया के हिस्ट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा बने जो पहली बार उन्होंने कॉन्कर बैक किया। सो ये कॉन्टेक्स्ट है कि हमारा जो स्वराज्य है, आप शैडोज ऑफ स्वराज्य बोल रहे हो, तो स्वराज्य जो है वो इतने आसानी से मिला हुआ नहीं है। वो दुनिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि दुनिया की हिस्ट्री में एक दूसरा ऐसा एग्जाम्पल जो है वो स्पेन में हुआ। स्पेन का कॉन्कर हुआ था इस्लाम की तरह से, उन्होंने रिकॉन्क्वेस्ट उसको बोलते हैं, फिर से क्रिश्चियन फोर्सेस ने उसको रिकॉन्क्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो 700 साल तक उनको लड़ना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने उम्र के 50 साल में ये करके दिखाया, और एक आदमी ने करके दिखाया। स्पेन में बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आए, क्रिश्चियन स्टेट्स, और फिर उन्होंने कॉन्कर बैक किया, तो फिर भी उनको 700 साल लग गए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने वो खड़े हुए, उन्होंने फौज बनाई और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। तो मैं फिर से वो 15 अगस्त का मैंने इसके लिए आपको ये दिया कि हम लोग उसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का ये कहना होता है कि मुगल तो अपने ही थे, यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं के थे लोग, तो उनसे क्या स्वराज्य, उनसे क्यों स्वतंत्र हुए हम लोग। बट ऐसा नहीं है। औरंगजेब की पैदाइश यही की थी, उसके पिताजी, उसके दादाजी या उसके परदादा की भी पैदाइश यही की थी, वो बात नहीं है। लेकिन कोई भी राष्ट्र के जो आत्मा होती है वो 3 मेन चीज़ें होती हैं। एक स्वधर्म होता है, एक स्व भाषा होती है, और एक स्वराज्य होता है। तो 3 चीज़ें अगर किसी कम्युनिटी में नहीं है तो वो कम्युनिटी डेड कम्युनिटी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप इमेजिन कीजिए, अगर आप वर्ल्ड मैप इमेजिन करते हो तो आप आज का जो महाराष्ट्र, पुणे, सातारा, ये जो पश्चिम महाराष्ट्र का कोकण बेल्ट की इमेजिन कीजिए, और इसके पूरे पेरीफेरी में देखिए कोई भी हिंदू स्टेट नहीं था। राजपूत थे बट वो हिंदू स्टेट थे, बट वो औरंगजेब के मांडलिक राजा थे। बट इंडिपेंडेंट कोई भी स्टेट नहीं था। एक स्टेट खड़ा हुआ, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको स्वराज्य में कन्वर्ट किया। और उनके लाइफ स्पैन में नॉर्थ महाराष्ट्र से लेके, जैसे आज का नासिक, नंदुरबार धुले जिला है, वहाँ से लेके कोल्हापुर तक, नीचे तक पूरा वो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, कोकण पट्टी से लेके पुणे तक का ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, और नीचे जिंजी और तंजावुर ये जो भाग है जो चेन्नई तक है, वहाँ पे भी स्वराज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी। अब ये हमारा स्वराज था, इतने मुश्किलों से मिला हुआ, दुनिया की हिस्ट्री में इकलौता ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे स्वराज की हम बात कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद में छत्रपति संभाजी महाराज
छत्रपति बने। अब छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके सर पे माता सरस्वती और माता भवानी दोनों का हाथ था। तो वो एक पंडित भी थे और एक वो पराक्रमी राजा भी थे। और ऐसे राजा को पकड़ा गया, उनके ही कुछ लोगों ने फितूरी की और उनको पकड़ा गया और उनको बहुत बुरी तरीके से औरंगजेब ने उनको जो है टॉर्चर किया और उनके बाद उनका मृत्यु हो गई। और एक हमारा जो प्रदेश जो था वैसे हो गया कि दो महान राजाओं की मृत्यु बैक टू बैक। छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 1680 में हुआ और 9 साल बाद छत्रपति संभाजी महाराज का मृत्यु हुआ। तो 10 साल के अंदर अंदर इतने दो महान व्यक्तियों का इस स्वराज्य में उनका मृत्यु होने के बाद, देहांत होने के बाद में छत्रपति राजाराम महाराज जो थे वो उनकी उम्र कम थी, अनुभव कम था और उनको इतना लड़ाई में जाने का, राजकारण का भी अनुभव नहीं था। तो एक ऐसे कम उम्र का राजा हमारे यहाँ पे आ गया था। तो ऐसी सिचुएशन थी और औरंगजेब खुद अपनी पूरी सेना को लेके दक्कन में उतर गया था। अब आप औरंगजेब के बारे में मैं आपको एक ब्रीफली बताता हूँ, यानी आपको वो कॉन्टेक्स्ट पूरा सेट हो जाएगा कि औरंगजेब कैसा आदमी था। एट द एज ऑफ 63 लोग रिटायर्ड हो जाते हैं जी। एट द एज ऑफ 63 जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, वो उनकी एज थी औरंगजेब की 63। उसने सोचा उस उम्र में कि अभी मेरे को पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने में कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब का नाम आपको पता है क्या है? वो क्या बुलाता था? नहीं। वो आलमगीर बोलते थे, उसके लोग उसको आलमगीर बोलते थे। आलमगीर का मतलब होता है जो दुनिया का राजा है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि हमारे दोनों महाराज जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी और एक लीडरशिप वॉइड यहाँ पे निर्माण हो गया था। और ये लीडरशिप वॉइड जो था वो भी ऐसे वक्त में आ गया था कि जब औरंगजेब खुद यहाँ पे था दक्कन में। तो ये औरंगजेब जो था ना बादशाह, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एट द एज ऑफ 63 लोग रिटायरमेंट लेते हैं। अब ये जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तब इस औरंगजेब का एज था 63। उसने सोचा अब मुझे हिंदुस्तान का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसको लगा कि अभी शिवाजी था कि जो मुझको ये कर रहे थे, बट अभी तो कोई रहा नहीं है। सो एट द एज ऑफ 63 ही डिसाइडेड टू कम डाउन टू द साउथ। दक्कन में आ गया, वो पूरी की पूरी फौज लेके आ गया, पूरा खजाना लेके, कई सब परिवार को लेके वो दक्कन में आ गया। पहले बुरहानपुर में आया, फिर वहाँ से और यहाँ पे हिंदुस्तान में आलमगीर, उसके लोग उसको आलमगीर बोलते थे। आलमगीर का मतलब है जो पूरी दुनिया का किंग हो ऐसा, पर वो पूरे हिंदुस्तान का ही राजा नहीं था। उसके पास खाली नॉर्थ इंडिया, सो यहाँ से आप अगर आज के पाकिस्तान से लेके आज के बंगाल तक का प्रदेश और आज के कश्मीर से लेके आज के मध्य प्रदेश तक का प्रदेश, इतना था। नर्मदा के नीचे का जो प्रदेश था वहाँ पे पहले मराठाओं का स्वराज्य था और नीचे जाओगे तो गोलकोंडा में कुतुबशाही थी, जो हैदराबाद के करीब गोलकोंडा फोर्ट है, वहाँ से कुतुबशाही चलती थी, जिनके पास आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा ये रीजन था। और इस साइड में बीजापुर जो कर्नाटक में है वहाँ से आदिलशाही चलती थी, जिनके पास कर्नाटका, साउथ महाराष्ट्र, ऐसे ये जो एरिया था सोलापुर वगैरह वो उनके पास था। सो 3 मेजर फोर्सेस थे साउथ इंडिया में जो औरंगजेब को कैप्चर करने थे, इसलिए वो साउथ में आया था। अब उसने 1688 में 1688 में कुतुबशाही और आदिलशाही बहुत ही आसानी से जीत ली। उसको लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी, उसने खाली राजनीति से वो दोनों शाही खत्म कर दी। पहले 9 साल तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके अगेंस्ट में बहुत जबरदस्त फाइट की। उनके मृत्यु के बाद मैंने जैसे बताया कि एक लीडरशिप वॉइड हमारे यहाँ पे निर्माण हो गई थी। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया, उनको मारा गया। उसके बाद में रायगढ़ जो हमारी राजधानी थी वो राजधानी कैप्चर हो गई। हमारा राजा तो जो था वो उम्र से कम था, अनुभव से कम था, उसको जो बैटलफील्ड को बड़ा करने के लिए वो जिंजी चला गए थे। और ये जो प्रदेश है यहाँ में ऑलमोस्ट जो महाराष्ट्र का जो स्वराज्य का जो एरिया था ऑलमोस्ट सब औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था। हमारी राजधानी नहीं थी, हमारा राजा यहाँ नहीं था, हमारे पास मुल्क भी नहीं था। तो सर इसी से जुड़कर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि संताजी घोरपड़े ने डायरेक्ट हमला किया औरंगजेब पे,
तो ये कितना मुश्किल था और इस प्रयास से इनको क्या साध्य मिला? बिल्कुल। मैंने आपको जैसे बताया कि परिस्थिति उस वक्त क्या थी, बहुत ही मोरल डाउन था। हमारे यहाँ पे जो जितने भी सिपाही थे, जितने भी सरदार थे, जो लोग थे, उनका ओवरऑल मोरल बहुत डाउन हो चुका था, क्योंकि हमारे राजा की मृत्यु हो चुकी थी। हमारा राजा जिंजी में चला गया था, अभी राजा महाराज जो थे जिंजी चले गए थे। हमारा मुल्क उन्होंने जीत लिया था, राजधानी जीत ली थी। तो ऐसे वक्त में आप सोच सकते हो कि एक राष्ट्र की जो मनस्थिति होती है, एक जो मोरल होता है, वो कितना डाउन हो गया होगा। उसमें क्या हुआ कि बहुत से जो हमारे यहाँ के सरदार थे वो औरंगजेब से जाके मिले, तो उसकी तरफ से चले गए। जैसे वो संभाजी महाराज के टाइम से ही जाना चालू हो गया था, और जब संभाजी महाराज का मृत्यु हो गया तो उसके बाद में तो और सारे लोग औरंगजेब से जाके मिल गए। तो ऐसे इसमें हमारा जो मोरल था, हमारे यहाँ का जो मोरल था, बहुत ही डाउन था। अब ऐसे लो मोरल में जब किसी सैन्य का, किसी राष्ट्र का मोरल डाउन हो, तो फाइट बैक करना ये आसान नहीं होता है, क्योंकि फाइटिंग यानी लड़ाई क्या होती है कि जब वॉर होती है तब आपकी जान भी जा सकती है, राइट। हमारे जो सोल्जर्स होते हैं जब बॉर्डर पे जाते हैं या फिर लड़ाई में जाते हैं, तो उनको पता होता है कि मैं आज ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है, राइट। ये जानने के बाद भी अगर कोई वहां पे जा रहा है, कोई वॉर में जा रहा है, तो अगर उसका मोरल हाई होगा तो वो कॉन्फिडेंटली जा सकता है, या फिर वो आसानी से जा सकता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं देश के लिए लड़ूंगा, मरूंगा, चलेगा। लेकिन अगर उसका मोरल डाउन है तो वो बैटलफील्ड में कैसे परफॉर्म कर सकता है? ये बहुत जरूरी होता है। तो ये मोरल अप करने के लिए संताजी घोरपड़े ने एक प्लान बनाया। उन्होंने डायरेक्ट औरंगजेब पे अटैक करने का प्लान बनाया। जिस व्यक्ति ने हमारे राजा को मारा, उस व्यक्ति पे हम लोग डायरेक्ट हमला करेंगे, और औरंगजेब पे हमला करना यानी हिंदुस्तान के बादशाह पे हमला करना जी। जो उसका जो कैंप था, तुआपुर में उसका कैंप था, पुणे के पास में। और कैंप क्या था? वो एक टेम्पररी शहरी था। 2-2.5 लाख लोग, 2-2.5 लाख सैनिक थे। औरंगजेब बादशाह खुद था, उसका पूरा परिवार, उसके सारे मंत्री, वो सारे लोग थे, उनके परिवार। ये इतना बड़ा, ऑलमोस्ट 7-8 कोस यानी 20 किलोमीटर का उसका जो घेरा था, इतना बड़ा वो कैंप था, ऑलमोस्ट एक सिटी हो गया। अब आज की डेट में आप अगर कोई भी हाई सिक्योरिटी एरिया आप देखते हो, कि फॉर एग्जांपल अगर व्हाइट हाउस है, ऐसे आप मान लीजिए इस तरह के हाई सिक्योरिटी जो एरिया होते हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या होती है हम लोग आज हमको पता है जी। वैसी सिक्योरिटी औरंगजेब के कैंप की थी। गुलालबाग तंबू, उसका जो मेन तंबू था, वो कैंप के बीचों बीच में था, बहुत बड़ा तंबू था। उसके बीच, उसमें 3 टियर 4 टियर सिक्योरिटी रहेगी, कि पहले तंबू के अंदर में, उसके बाहर में, फिर कुछ रेडियस पे, तो ऐसे 3 टियर 4 टियर सिक्योरिटी रहती है। प्लस 2-2.5 लाख के सैनिक आजू बाजू में ही है। ऐसे कैंप में जाके हमला करना, ये तो पागलपन ही कोई बोल सकता है। उसको बोलते हैं कि वो मृत्यु ही आने वाला है। जो ये दिस इज अ सुसाइडल अटैक, कि अगर औरंगजेब के कैंप पे जाके हमला करना है तो ये ऑलमोस्ट सुसाइडल अटैक था। संताजी घोरपड़े ने इसका पूरा प्लान बनाया। उनके जो गुप्तहेर थे, उनके जो स्पाई थे, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन लाई कि कहाँ कैसे है, कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ये सारी उन्होंने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लाई। उन्होंने एक प्लान बनाया। पहले कुछ दिनों तक उन्होंने बताया नहीं अपने लोगों को क्या करना है, और जब आखिरी पड़ाव था कि अब नेक्स्ट डे वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो उस वक्त उन्होंने अपने सरदारों को बताया कि ऐसा ऐसा अपना प्लान है। तो वो भी शायद डर गए होंगे, बट उन्होंने इसका मोरल उनका अप करने के लिए कि भैया नहीं, ये करना है, औरंगजेब को डायरेक्ट हमला करना है, कि जिसने हमारे राजा को मारा उसको जाके बताना है कि हम आ गए, हम हैं यहाँ पे। भले ही हमारा राजा मर गया, हमारा राजा नहीं है, लेकिन मराठा अभी जिंदा है और हम लोग फाइट बैक करेंगे। तो इस तरह का तुरापुर का हमला था। श्रावण अमावस्या की रात थी। श्रावण महीने में हमको पता कि बहुत बारिश होती है, और उस बारिश के दिनों के एक अमावस्या की रात थी, जब अंधेरा था, बारिश बहुत गिर रही थी। ऐसे में 600 माओवे जो है संताजी घोरपड़े के साथ में, वो उस कैंप में घुसे जहाँ पे 2-2.5 लाख के सैनिक थे, मैंने जैसे बताया। एग्जैक्टली उनको पता था कहाँ जाना है। वो वहाँ पे पहुंचे, हमला किया, गुलालबाग तंबू पे हमला किया। डायरेक्ट औरंगजेब जहाँ पे सोता था वो तंबू पे हमला किया। अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब वहाँ से बच गया,
बट वो गुलारबाग तंबू उन्होंने गिरा दिया। उसके ऊपर जो सोने के कलश रखे थे वो चुरा लिए, उठा लिए, वो लूट लिए और वहां से निकल लिए। अब आप सोचिए, आपने जो पूछा कि साध्य क्या हुआ, एक अंधेरी रात में मराठे आते हैं और हमारे बादशाह पे हमला करते हैं। ये जब औरंगजेब के सैनिकों को, सरदारों को जब पता चला होगा, तब उनका मोरल क्या हो गया होगा। और हमारे जो मराठा लोग थे, हमारे जो सैनिक थे, जो जो जिनके यहाँ पे जैसे कि मोरल डाउन हो गया था, उनको जब ये समझा कि हमारा एक सरदार, हमारा एक जो सेनापति है वो डायरेक्ट औरंगजेब पे जाके हमला करके आए, तो उनका मोरल कितना हाई हो गया होगा। इसने ये साध्य किया। और ये ऐसे आपको बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। हमने हमारे हिस्ट्री के बारे में हमको पता नहीं रहता है। अब विंस्टन चर्चिल का नाम आपने सुना है जी? आप गूगल करेंगे तो उनके बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे विंस्टन चर्चिल ने ये आगे। अब चर्चिल की परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी, ठीक है। जब जर्मनी और सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मनी और यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस, और एक स्थिति 1940 में एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि जर्मनी ने एक बहुत ही फास्ट अटैक करके बेल्जियम, नेदरलैंड्स, ये सारे जो देश है जीत लिए थे। और इंग्लैंड और फ्रांस की जो पूरी सेना है उनको तीनों बाजू से घेर लिया था। और लगभग 4 लाख सैनिक जो थे इंग्लैंड और फ्रांस के, वो एक डनकर्क नाम का एक छोटी सी जगह है नॉर्थ ऑफ फ्रांस में, वो वहाँ पे पूरी की तरह से अटक गए थे। तीनों साइड से जर्मन सेना ने घेर लिया था, ऊपर से बॉम्बार्डिंग भी कर रहे थे। ऐसे वक्त में ऑलमोस्ट इंग्लैंड और फ्रांस की हार हो चुकी थी। अब उन्होंने यहाँ से इनको बोट से निकाला बाहर और इंग्लैंड पहुंचाया। लगभग 4-3.5 लाख लोगों का इवैक्यूएशन किया। जो भी उनको शिप मिले, फिशिंग बोट हो, किसी की प्राइवेट याक हो, जिस सबसे उन्होंने इंग्लैंड से फ्रांस में लाया और वहां से उन लोगों को वापस लिया। अब ये परिस्थिति से डनकर्क के यहाँ से विंस्टन चर्चिल का जो लीडरशिप था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, भारत में तो उन्होंने बहुत एट्रोसिटीज किया है, बट फिर भी उनकी जो लीडरशिप थी उसकी वजह से इंग्लैंड का हार के जबड़े से उन्होंने निकाल के इंग्लैंड को बाद में जिताया वर्ल्ड वॉर में। इसके बारे में बहुत बातें की जाती है, लेकिन संताजी घोरपड़े का ये जो अटैक है, आपने जो बोला कि क्या साध्य किया, कि एक अटैक में जो पूरे के पूरा जो राष्ट्र है उसको मोरल अप करने का काम ये एक हमले ने किया। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मराठा हिस्ट्री में है ये अटैक का। इसी से पता चलता है कि उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी। तो इसी से रिलेटेड कोई एक ऐसी कहानी जो आपको याद आ रही हो जिसमें उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स के बारे में पता चले? उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर जो टेक्निक थी, जिसको गनिमी व कावत कहते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऑफकोर्स मराठा में इनकलकेट किया, वो बहुत ही संताजी घोरपड़े ये छत्रपति शिवाजी महाराज से ही सीखे हुए थे। तो उनको उनके बहुत ही वो उनके मास्टर थी इसमें। संताजी घोरपड़े और धनाजी राव जाधव, इनका ऐसा है कि मुगल, ऐसे कहानियां बताई जाती है कि मुगल जो लोग थे, जो पानी पीने तालाब में जाते थे, तब भी उनको उसमें वो जो पानी है उसमें इनका रिफ्लेक्शन दिखता था। सो इतने डरते थे वो इन लोग से, कब रात के अंधेरे में आ जाए और कब अटैक करके चले जाए। मैंने जैसे आपको बताया कि औरंगजेब के खुद के अगर वो तंबू पे अटैक कर सकते हैं रात के अंधेरे में, तो बाकी सैनिकों में तो कितना डर बैठ गया होगा, आप सोच सकते हो। तो उनकी हर एक लड़ाई जो है वो मास्टरपीस ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर थी। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट जो इनका बैटल था वो डोडेरी करके एक जगह है कर्नाटक में, तो वहाँ की डोडेरी की लड़ाई जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब हुआ ऐसे था कि राजाराम महाराज जो थे वो जिंजी चले गए थे। जिंजी की में तो वो गए तो थे, लेकिन वहाँ पे जुल्फिकार खान ने उनको घेर लिया था। बट वो सीज चल रहा था वहाँ पे। अब औरंगजेब ने क्या किया कि एक कासिम खान करके थे, उनको जुल्फिकार खान के मदद के लिए वहाँ पे उनको भेजना था। और इनको ये भी पता चला कि संताजी घोरपड़े भी राजाराम महाराज की मदद के लिए जिंजी जा रहे हैं। तो अब कासिम खान और संताजी घोरपड़े दोनों को एक दूसरे को रोकना था कि जिंजी जो पहले पहुंचेगा उसका पगड़ा भारी हो जाएगा। अगर संताजी घोरपड़े जिंजी पहले पहुंच गए तो राजाराम महाराज का पगड़ा भारी हो जाएगा। कासिम खान पहुंच गया तो जुल्फिकार खान को मदद मिल जाएगी। अब हमारे लिए तो ये सर्वाइवल का काम ये था, इम्पोर्टेंस था कि अगर जुल्फिकार खान को मदद मिल गई और राजाराम महाराज अगर पकड़े जाते तो आप सोच सकते हो कि क्या होता था। तो हमारे पास तो फिर तो सर्वाइवल की हमारी लड़ाई थी। तो ऐसे इसमें
डोडेरी करके जो जगह थी वहाँ पे खानजाद खान करके और एक ये थे उनके और कासिम खान, ऐसे वहाँ पे उन्होंने एक स्टे किया था। अब इमेजिन कीजिए कि 2 पॉइंट्स थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए में उन्होंने एक शामियाना बनाया था जहाँ पे एक दावत होने वाली थी, और पॉइंट बी पे ये सब कासिम खान वगैरह इन सब का डेरा था, वहाँ पे रह रहे थे। अब संताजी घोरपड़े ने क्या किया कि और इनके पास 50,000 की फौज थी, कासिम खान और उनके। संताजी घोरपड़े के पास बहुत कम फौज थी, 10,000 की फौज होगी। अब इन्होंने क्या किया, अपने फौज की 3 टुकड़ियां की। तो पहली टुकड़ी ने क्या किया, जो पॉइंट ए था जहाँ पे जो शामियाना जहाँ पे दावत होने वाली थी वहाँ पे अटैक कर दिया। वहाँ पे अटैक किया, वहाँ पे क्या कुछ ज़्यादा सैनिक नहीं थे, कुछ पहले के लिए जो होंगे वो होंगे। वहाँ पे अटैक किया, वहाँ पे जो भी महंगे महंगे क्रॉकरी थी वो फूट डाली, जो सोने चांदी के बर्तन थे वो लूट लिए। तो ये सब हुआ। अब वहाँ पे आग लगा दी। ये होने के बाद में कासिम खान को खबर मिली, तो कासिम खान रात में घाई गड़बड़ी में उठा, कुछ जितने भी सैनिक अवेलेबल थे उनके साथ में वो निकल पड़ा कि ये रोकने के लिए हमला। अब जैसे वो निकला तो संताजी घोरपड़े की एक टोली ने तो वहां पे अटैक किया था, दूसरी टोली ने कासिम खान के ऊपर हमला कर दिया, और पहली टोली इनको आके मिल गई। तो कासिम खान पे 2 टोलियों ने अटैक कर दिया। अब कासिम खान ने यहाँ पे मैसेज भेजा कि मेरे मदद के लिए आ जाओ करके। अब तीसरी टोली ने संताजी घोरपड़े की वो पॉइंट बी पे अटैक कर लिया जहाँ पे इनका स्टे था वहाँ पे। और वहां से अटैक करके फिर इनको मिल गए। तो तीनों टोलियां अलग अलग दिशा से अटैक करके, कासिम खान की 50,000 की फौज थी, इनकी बहुत कम फौज थी। ऐसे फौज को कासिम खान का मृत्यु हो गया, और बाकी लोगों को एक छोटी सी गढ़ी में शरण लेना पड़ा जहाँ पे ना उनको खाना मिला ना पानी मिला। 6-7 दिन तक वो सब सीख चलता रहा। बाद में फिर सरेंडर कर दिया उन्होंने, मुगलों के सारे हथियार वगैरह सब ले लिए, पैसे ले लिए, और बहुत बड़ी जीत संताजी को वहाँ पे मिली। कि उसमें से मेन इम्पोर्टेंट ये हुआ कि जिंजी में वो लोग जा नहीं पाए, तो राजाराम महाराज सेफ रहे, कासिम खान का पराभव हो गया, और तीसरा पैसे भी मिल गए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस वक्त। क्योंकि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएगा, क्योंकि फौज चलानी है, फौज का खर्चा उठाना है, घोड़े उनको चारा देना है, सब कुछ है, पैसे की तो ज़रूरत है, रेवेन्यू सोर्सेज सब बंद है। तो वो तीनों चीज़ें डोडेरी की लड़ाई में बहुत अच्छे से उन्हें हासिल कर पाए। तो इसी तरीके से मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि संताजी घोरपड़े की युद्ध नीति क्या होती थी? सो युद्ध नीति जो है वो मेनली गोरिल्ला वॉरफेयर थी, जिसको गनी में दावा बोलते हैं। अब क्या होता है ना, कोई भी युद्ध, जब कोई भी बैटल होती है, कोई भी वॉर होता है, तो 2 कारणों से किया जाता है। एक कारण जो होता है जिसमें हिंसा ये उद्देश्य होता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बदला लेना है किसी से, तो वहां पे जाके उसको मारना ही है, यही उनका उद्देश्य होता है। या फिर अपना जो प्रदेश है उसको एक्सटेंड करना, कि मैं जहाँ यहाँ का राजा हूँ, लेकिन मेरे को पूरे दुनिया का राजा बनना है। ये किसी की अगर मंशा होती है, तो वो जब आक्रमण करता है तो वो भी हिंसा करने के लिए करता है। बट दूसरा जो वॉर का ये होता है वो सेल्फ डिफेंस होता है, कि हम तो किसी पे अटैक करने नहीं। जैसे भारत का हमेशा से ये रहा है कि पुरातन काल से कि हमने किसी पे अटैक किया नहीं, लेकिन कोई हम पे अगर अटैक करता है तो हमको भी लड़ना जरूरी है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना पड़ता है। जब सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग लड़ते हैं तब हिंसा ये उद्देश्य नहीं होता। हिंसा तो होनी है, वॉर है, बैटल है, तो हिंसा होनी है। ये हिंसा के उद्देश्य से लड़ाई नहीं करते। तो मैंने जैसे आपको ये डोडेरी की लड़ाई भी बताई, तो दुश्मन घेरे में था, उसको ना खाना मिल रहा था ना पानी मिल रहा था, लेकिन जब उन्होंने शरणागति दी तब यही संताजी घोरपड़े थे जिन्होंने दुश्मन को भाकरी और पानी दोनों प्रोवाइड किया। ये कभी मुगलों की तरफ से हुआ नहीं। ये हम लोग इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी ने सरेंडर भी कर दिया तो उसकी गर्दन काटना, यही मुगलों का हमेशा से काम रहा है। बट मराठाओं ने ऐसा कभी नहीं किया। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तो शिकवण थी, लेकिन ये पहले से हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है कि सहिष्णु हमारे शासक थे हमेशा से। तो यही नीति भी संताजी घोरपड़े की थी कि सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो करो, मारो, मिट जाओ,
कि औरंगजेब के कैंप पे अटैक करना है तो भी चले जाओ, कि वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करना है। सो उसके लिए जो कुछ करना है वो करो, बट खुद होके किसी हिंसा के लिए किसी से लड़ना नहीं है। सो ये नीति संताजी घोरपड़े की भी रही है। तो अंत में मेरा सवाल ये रहेगा कि संताजी घोरपड़े से आज की पीढ़ी को क्या सीख मिलती है? आज की पीढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्स्ट अलग थे, उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट अलग थे, आज के कॉन्टेक्स्ट अलग है। जी बिल्कुल। संताजी घोरपड़े का अगर जीवन आप देखोगे तो उन्होंने कभी अपने जो प्रिंसिपल्स थे उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शिक्षा थी, जिसमें एक था कि स्वधर्म की रक्षा, स्वराज्य की रक्षा, ये सारी चीजें थी। उसमें एक वतनदारी पद्धति करके हमारे यहाँ पे जो बाद में बहुत प्रचलित हुई और जिसकी वजह से शायद मराठा जो साम्राज्य था उसका पतन भी हुआ। उस वक्त हुआ ऐसा कि छत्रपति शिवाजी दो तरीके से फौज चलती है। एक तो उसको सेंट्रली पेमेंट किया जाता है, सैलरीज पे की जाती है, या तो फिर चीफस्टन्स होते हैं छोटे छोटे, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आज के डेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पेमेंट कर सकती है या पगार दे सकती है, या तो फिर छोटे छोटे हम लोग क्या करेंगे कि आप भी फौज रखो, आप छोटी छोटी फौज रखो और आप आपके फौज को तनख्वाह देते रहो, है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ये था कि सेंट्रलाइज फोर्स रहेगी, कि जो फोर्स रहेगी उसको जो सरकार से उसको सैलरी मिलेगी, है ना। संभाजी महाराज ने भी वही अपनाया। औरंगजेब जब यहाँ पे आए तब औरंगजेब ने क्या किया कि यहाँ के मराठा सरदारों को अपनी तरफ लेने के लिए उनको छोटी छोटी जमीन जायदाद दे दी, वतनदारी दे दी कि इतना ये आपका वतन है, यहाँ पे आप राजा। छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे राजा बहुत सारे बन गए। अब छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे उनको अनफॉर्चुनेटली ये वतनदारी पद्धति वहाँ पे लागू करने का पड़ा, क्योंकि हमारे सब सरदार जा रहे थे, बहुत से सरदार वहाँ पे जाके मिल गए। तो उसको रोकने के लिए वतनदारी पद्धति राजाराम महाराज को लगानी पड़ी। लेकिन उस वक्त इसका विरोध करने वाले एकमात्र संताजी घोरपड़े थे। सो प्रिंसिपल्स जो है उससे कभी उन्होंने ये नहीं किया। अब जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े सरदार औरंगजेब को जाके मिल गए। संताजी घोरपड़े अगर औरंगजेब को जाके मिलते थे तो हमारा स्वराज्य वहीं पे खत्म होता था। लेकिन वो जो ईमानदारी है, जो खुद के प्रिंसिपल से डट के रहना है, लड़ना है, वो उन्होंने काम किया और औरंगजेब जैसे शत्रु से उन्होंने सामना किया। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फौज थी, इतना पैसा था, हमारे पास फौज कम थी, पैसा कम था, मोरल डाउन था। वहाँ से लेके ऐसा वक्त आ गया था बाद में कि जो मुगल सरदार थे, जो औरंगजेब के सरदार थे, वो ऐसे बोलते थे कि आप कुछ पैसे ले लो लेकिन हमको एक किला दे दो। लड़ने की उनमें ताकत नहीं थी, लड़ने की उनमें इच्छा नहीं बची थी। तो जिसका मोरल हाई था वहाँ से वो ये लेवल पे आ गया। और संताजी ने फिर से मराठा साम्राज्य को खड़ा करने के लिए इतना बड़े उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो हमको तो यही सीखना है कि कम बैक कैसे कर सकते हैं, कि देश जब तक देश पूरा की तरह से खत्म नहीं होता है तब तक खत्म नहीं होता है। जीवन में यानी हाई लोज एंड हाइज आएंगे, बट हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी पॉइंट से हम लोग कम बैक कर सकते हैं। ये संताजी घोरपड़े से हमने सीखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा सुना कि संताजी घोरपड़े ने एक छोटी सी फौज के साथ भी बड़े मिलिट्री कुप को हरा दिया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेशन और मोटिवेशन से और उनकी नीडर और बुद्धिमत्ता से। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, आपने आपका वक्त दिया और हमारे इस एपिसोड में आकर अपने डीप इनसाइट्स और हिडन स्टोरीज संताजी घोरपड़े के बारे में हमें शेयर की। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू रुस्तम राइस, मिलो चलो स्टूडियो एंड समृद्धि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिन्होंने ये एपिसोड को पॉसिबल बनाया। इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और नई कहानी के साथ और एक और अनसंग वॉरियर के साथ। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराया, नमस्कार।